इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 लोकतांत्रिक राजनीति 1 अध्याय 3 चुनावी राजनीति, जिसमें हम चुनाव को किस तरह करवाए जाते हैं, चुनाव को कैसे जीता जाता है, कौन से उम्मीदवार खड़ा होते हैं और उम्मीदवार को कौन कौन लोग खड़ा करते हैं और कैसे खड़ा उनको किया जा सकता है, उसके बारे में हम परिचय से लेकर इस पाठ के अंत तक हम जानेंगे। देखो, परिचय अध्याय 1 में हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए यह ना तो संभव है ना ही जरूरी है कि लोग सीधे शासन करें। सीधा लोग शासन नहीं कर सकता। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का है, जिसको सांसद और विधायक बोलते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किसी लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है। हम शुरुआत से यह समझने से कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है और उपयोगी है। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न दलों की चुनावी प्रतिद्वंदियां किस तरह लोगों को लाभ पहुंचाती है। जो बाकी चुनाव दलों का जो प्रतिद्वंद होता है, मतलब लड़ाई एक दूसरे से, विपक्षी लड़ाई चाहे राजनीतिक लड़ाई, वो कैसे पहुंचती है और कैसे उसको किया जाता है, उससे लोगों को लाभ कैसे होता है। फिर हम यह सवाल उठाएंगे कि किन किन चीजों के कारण लोग कोई भी चुनाव लोकतांत्रिक होता है। ठीक है, इसी के सहारे हम लोकतंत्र के और गैर लोकतंत्र चुनाव का अंतर समझ पाएंगे कि लोकतंत्र है या लोकतंत्र नहीं है। अध्याय 1 के बाकी हिस्से में हम इन्हीं पैमाने के आधार पर भारत में हुए चुनावों का मूल्यांकन करेंगे। इस क्रम में हम चुनाव के प्रत्येक चरण यानी विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के सीमा निर्धारण से लेकर चुनाव परिणामों की घोषणा तक पर नजर डालेंगे कि कैसे होता है। हर चरण में हम यह सवाल पूछेंगे कि क्या होना चाहिए और प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है। अध्याय 1 के आखिर में हम इस सवाल पर विचार करेंगे कि भारत में हुए चुनाव निष्पक्ष स्वतंत्र ढंग से हुआ है या नहीं हुए हैं। ठीक है, यहाँ हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के चुनाव आयोग की भूमिका पर जानेंगे कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मतलब इलेक्शन कैसे करवाता है। चुनाव क्यों, अब इसमें जानेंगे कि चुनाव की जरूरत हमें पड़ता क्यों है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव, आधी रात के बाद का समय, उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटे से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिलाया जा रहा था कि नेताजी बस अब आने ही वाले हैं। जब भी कोई गाड़ी पास वहां से गुजरती थी, नेताजी को देखने के लिए उम्मीद में वहां का जितना भीड़ में लोग थे वो सब उठ खड़े होते थे। उन्हें लगता था कि हमारे नेता आ गए। यह नेता है श्री देवीलाल, हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख, जो गुरुवार की उस रात करनाल में भाषण देने आने वाले हैं। करनाल हरियाणा के जिले का एक नाम है। 76 वर्ष के इस नेता के पास आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता है। आज सुबह से उन्होंने 9 चुनाव सभाओं में पूरे 9 भाषण दिए हैं। 9 चुनावी भाषाओं में भाषण दिए हैं। वहां पर जा जाकर भाषण अपना दिए हैं। पिछले 23 महीनों में वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। पिछले 23 महीना मतलब कितना, 12 दूना 24, करीबन 2 साल से वह चुनाव में लगे हुए हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। यह हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनावों से जुड़ी एक खबर है। मतलब ये 1987 का खबर है, आज का नहीं है। राज्य में 1982 में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। वही देवीलाल हैं जो नेता हैं। उन्हीं के बारे में सब कोई इंतजार कर रहा है देखने के लिए।
उनकी पार्टी ने चुनावों में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वे किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ कर देंगे। उन्होंने वादा किया कि यह उनकी सरकार का पहला काम होगा। सरकार में आते वह यही काम करेंगे कि लोगों का कर्ज माफ कर देंगे। लोग तब की सरकार, उस समय जो सरकार तत्कालीन सरकार, वह नाखुश थी। वे देवीलाल के वादे की तरफ आकर्षित हो गए सारे लोग, क्योंकि जो लोग थे उस समय के सरकार से नाराज थे, इसलिए देवीलाल के वादे की तरफ आकर्षित हुए। इसलिए जब चुनाव हुआ तो उन्होंने लोकदल उनका पार्टी था, लोकदल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट दिया। लोकदल और उसकी सहयोगी पार्टियों के राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 पर जीत मिली, मतलब पूर्ण बहुमत। लोकदल को अकेले ही 60 सीट मिली और उसे स्पष्ट बहुमत मिला। पूर्ण बहुमत से वो अपना शासन चलाए। कांग्रेस के हाथ तब सिर्फ 5 सीट लगी थी। कितना? 5। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। लोकदल के निर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना। राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर में मुख्यमंत्री बन गए। चुनावी घोषणा जब हो गया उसके 3 दिनों के अंदर ही उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के तुरंत बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान, खेतिहर मजदूर और छोटे व्यापारियों के बकाया कर्ज जो था, ऋण, उसको माफ कर दिया। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्ष तक शासन किए। अगले चुनाव 1991 में हुआ। इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीतकर सरकार बनाई। उन्होंने जो कहा वो पूरा किया, लेकिन उसके अलावा भी कुछ काम होता है जो लोकदल पार्टी ने नहीं किया, इसलिए उसको फिर से हारना पड़ा और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से वहां पर सरकार बना ली। खुद करें खुद सीखें। क्या आपको मालूम है कि आपके राज्य में विधानसभा के पिछले चुनाव कब हुए? तो जब होने वाला है, 25 में होने वाला है, तो 19 में चुनाव हुआ है। आपके इलाके में पिछले 5 वर्ष में और कौन से चुनाव हुए हैं? इन चुनावों के तहत राष्ट्रीय, विधानसभा, पंचायत वगैरह उनके होने का समय और उनमें आपके क्षेत्र के चुने हुए व्यक्ति के पद, संसद, विधायक और पार्षद वगैरह भी दर्ज कर सकते हैं। कौन किस पोस्ट के लिए चुनाव लड़ा था। जगदीप और नवप्रीत ने इस कथन को पढ़ा और नियमित निष्कर्ष निकाले। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें कौन से निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है, या फिर इस व्यवस्था में, इस कथन में दी गई सूचनाओं के आधार पर सही गलत का फैसला नहीं किया जा सकता। इसको आप समझकर, आप केवल इस समझने वाली बात है तो आप इसको समझो, पढ़कर, खुद से पढ़ना जरूर। चुनावों की जरूरत क्यों? हमें चुनाव की जरूरत क्यों पड़ती है? किसी भी क्षेत्र, किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं, जैसे 5-5 साल पर चुनाव होता है। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक नहीं हैं, वहां भी चुनाव होते हैं। पर हमें चुनावों की जरूरत क्यों पड़ती है? आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। अगर सारे लोग रोज साथ बैठे और सारे फैसले मिलजुल कर लें, तब बिना रुकावट के लोगों का शासन संभव है। लेकिन जैसा हमने अध्याय 1 में देखा है कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। न ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला लेने का समय और उसके पास ज्ञान हो, क्योंकि हर कोई उसके लिए सक्षम नहीं है कि फैसला ले सकता है।
इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। जो उनके प्रतिनिधि कर सकते हैं बस वही करेंगे और उनको जिताने का काम जनता करती है। क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या ऐसे जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता है। किसे ज्यादा अनुभव या ज्यादा ज्ञान है, किसे ज्यादा अनुभव है और किसे ज्यादा ज्ञान है, यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। पर यह मान ले कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे तो स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी जहां पर सब लोग अपना सहमति देकर किसी भी बात को मानते हैं। वहां पर चुनाव की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कहेंगे? जवाब आप दो। हम कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं है? तीसरा, हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोग की इच्छा के रूप में शासन करे? प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के रूप में वो शासन करे, कैसे मान लें? हम इस चीज की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद न हो वे अपने पद पर न बने रहें? इसके लिए ऐसे व्यवस्था करने की जरूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों के चुनाव करके उनको चुन सकें। जो भी प्रतिनिधि है उनका चुनाव करके हम उन्हें चुन लें। अगर अच्छा हो तो उन्हें बदल भी दे सकते हैं, अगर गड़बड़ भी हो तो उसे बदल सकते हैं, अच्छा भी हो तो भी बदल सकते हैं। इस व्यवस्था का नाम चुनाव है। बदलने के व्यवस्था को ही चुनाव बोलते हैं। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव की जरूरत जरूरी मानी जाती है। चुनाव में मतदाता कई तरह के चुनाव करते हैं। अब देखो, इसीलिए हम चुनाव लड़ते हैं और चुनाव कराए जाते हैं कि लोगों के मत के अनुसार ही किसी को शासन प्रतिनिधित्व बनाया जाए। और चुनाव वोट के तरफ से ही होता है। अगर कोई वोट देता है तभी किसी का चुनाव हो सकता है। हम सहमति दें तो हमारे पार्टी, हमारे कंपनी के दल हमारा साथ दे सकते हैं, और हम नहीं दें तो हमें नहीं दे सकते हैं। वे अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव कर सकते हैं। लोग वे सरकार बनाने वालों और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं, जैसा अभी हम लोगों ने मोदी जी का किया है। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है? हम उसको क्यों लोकतांत्रिक मान लें? चुनाव कई तरह से हो सकते हैं, बहुत जगह है, बहुत तरीका है चुनाव करने का। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं, यहां तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देश में भी किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं। सो चुनाव लोकतांत्रिक हुए, इसे जांचने के लिए हमारे लिए क्या पैमाने हैं? हमने अध्याय 1 में इस सवाल पर हल्की सी चर्चा की थी। हमने वहां अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण दिए थे जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते, क्योंकि अध्याय 1 में हम बहुत सारा उदाहरण दे चुके हैं जिसके वजह से हम चुनाव उसको नहीं मान सकते, लोकतंत्र नहीं मान सकते। आइए वहां से सीखे सबक को याद करें और लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात की शुरुआत करें। अब देखो, पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के मत का सम्मान हो। हर किसी को वोट देने के लिए अलग अलग पार्टी हो और हर किसी के वोट का इज्जत सम्मान किया जाए। दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, एक पार्टी नहीं अनेक पार्टी हो। पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आजादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलते रहे। नए चुनाव
कुछ वर्ष में जरूर कराए जाने चाहिए, इसीलिए 5 साल में एक बार होता है। चौथा, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। पांचवा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं। ऐसा चुनाव सही में होता है कि लोग अपने मर्जी से उसका चुनाव कर सकते हैं। ये शर्त बहुत आसान है, जो शर्त यहाँ पर रखा जाता है ऊपर, ये बहुत आसान है, सरल लग सकती है, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहां के चुनावों में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जा सकता। इस अध्याय में हम अपने देश में हुए चुनावों पर भी यह शर्त लागू करके जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के चुनावों को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अपने चुनाव चिन्ह पर भी लगा कर देख लेंगे कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। मैं अपने जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैं बताता हूँ 2023 तक मेरा जब से जन्म हुआ उस समय बिहार में थे नीतीश, उस समय राबड़ी देवी थी, मतलब राजद का परिवार था। उसके बाद से उनको गाली देते देते नीतीश कुमार जी राज किए। जिसको गाली देते थे उसके साथ ही आज रह के इलेक्शन लड़ते हैं। और हम आज तक कांग्रेस पार्टी का ही राज देखे थे अपने जन्म से, जिसमें कांग्रेस के पार्टी जिसको चाहे, कांग्रेस परिवार जिसको चाहे उसको वोट देकर उसको शासन देकर देश चला सकता है, और शासन की भागीदारी कुछ ही लोगों के हाथ में रहता है। लेकिन उसके बाद से 2014 में मोदी जी का सरकार आया। उसके पहले ना हमारे पास घड़ी था, ना मोबाइल, 14 के पहले ना घड़ी था, ना मोबाइल था, ना लैपटॉप था, ना टेबल था, ना वाईफाई था, ना इंटरनेट केबल था, ना इंटरनेट था, ना रोड था, ना रोड पर चलने वाले अच्छा गाड़ी था, ना ऑनलाइन कोई माध्यम था। चारों तरफ करप्शन था, घोटाला था, लूटमार था, बलात्कारियों का अड्डा था, गुंडागर्दियों का अड्डा था, गुंडों का अड्डा था, एक तरह से चोरों का झुंड था। लेकिन 2014 आने के बाद, बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद मोबाइल आया, लैपटॉप आया और स्मार्टफोन आए, सस्ते हुए। उसके बाद से देखो आप, इंटरनेट आया, इंटरनेट केबल आया, जियो आया, हर चीज आया, नोटबंदी आया, सब आया। नोटबंदी की वजह से कितने लोगों का नोट पकड़ा गया था, कितने भ्रष्ट कुकुर नेता जो थे उनके पैसे पकड़े गए थे, इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। इतना नोट वहां से निकला था एक एक नेता के घर से। और नेता किसके? कांग्रेस के, सपा के, डॉक्टर, इनके ही घर से निकला था। जज, पुलिस वाले कुछ थे, उनके घर से निकला था। उनको इतना प्रॉपर्टी कहां से आया? सरकार पूछ दी तो वही दिक्कत है। चलो चुनाव की बात कर देते हैं तो आगे। आज चोरी डकैती बहुत कम हो गया है, बलात्कारी तो खत्म ही है, बहुत कम हो गया है। 1-2 केस आता है साल में, महीने में, साल का छोड़ दो, महीने में देखो। उसके बाद से डकैती वगैरह कम हो गई है, हाईटेक चोरी हो रही है तो वह भी पकड़ा जाता है सब। इंटरनेट आया ही, और आजकल ऑनलाइन माध्यम से बहुत सारा भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, दलाली खत्म हुआ है। जो दलाल घूमते थे कि हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, वो खत्म हो गया। जातीय, आवासीय, निवास, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र सब बनवाने के लिए पैसा लगता था, आज नहीं लगता है। क्यों? सरकार बदलती है इसलिए नहीं लगता है। सरकार बदलती है, ईमानदार सरकार आता है तब नहीं बदलता है। राम जन्मभूमि मंदिर, जिसके वजह से 100 सालों से ऊपर वहां पर इतना मार काट हुआ, इतना लोगों की हत्या हुई है, आज वो बन गया। कश्मीर के वजह से कितना आतंकी हमारे देश में आता था, आज कश्मीर अपना हो गया है। एक धारा 370 हटा दिया गया है, संशोधन करके पूरा खत्म कर दिया गया है उसको। उसके बाद से बहुत सा परंपरागत तौर पे उस देश को आगे बढ़ाया गया। एक्सप्रेसवे आ गया, रोड आ गया, स्टेडियम बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, कितना बिजनेस आ गया, रेलगाड़ी आ गया, वंदे भारत चल गया, एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है, गरीब रथ तो चल ही रही है, पटरियां बन गई बहुत अच्छे अच्छे, ट्रेन का स्पीड बढ़ गया, स्टेशन बन गया, रानी कमलापति 5 स्टार होटल है, 5 स्टार स्टेशन है, रेलवे स्टेशन हिंदुस्तान में, एयरपोर्ट बन रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा तौर पे
पशुपालन किया जा रहा है, खाद की फैक्ट्री खोली जा रही है, आधुनिकीकरण खेती में हो रहा है। पहले खाद खाकर लोग मर जाते थे, खाद को नाजायज तौर पर बेचा जाता था, आज खाद को एकदम बायोमेट्रिक तरीके से बेचा जाता है। बिना आधार कार्ड के आप खाद नहीं खरीद सकते। इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ल है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि सरकार बदली है, इसीलिए सरकार का बदलना जरूरी होता है हर शासन व्यवस्था में। इसके अगले भाग में हम पढ़ेंगे, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदी अच्छी चीज है? क्या राजनीतिक लड़ाई, एक दूसरे से आक्रमण करना, एक दूसरे के विरुद्ध भाषण देना, क्या अच्छा बात है? इसके बारे में हम अगले भाग में पढ़ेंगे, भाग 2 में। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।